नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गंभीर बीमारी से जूझ रहे यादव परिवार के 4 सदस्यों ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांगी इजाजत। जर्जर टंकी को गिराने नगर प्रशासन ने पूरे दिन बहाया पसीना, ब्लास्ट के बाद भी नहीं गिरी टंकी। विश्व पर्यटन दिवस पर वेंकट भवन में कार्यशाला का किया गया आयोजन और विंध्य की एक और बेटी ने किया नाम रोशन। मध्य प्रदेश अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ चयन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। त्योंथर तहसील अंतर्गत अंजोरा गांव के रहने वाले यादव परिवार के 4 सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने मदद के लिए सीएम से गुहार लगाई है, साथ ही इच्छा मृत्यु की भी इजाजत मांगी है। रीवा जिले के अंजोरा गांव में यादव परिवार के 5 सदस्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे सूखकर ढांचा बन गया। इलाज के लिए परिवार ने कई बार सरकार से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिली। परिवार के एक सदस्य मनीष यादव ने 25 सितंबर को आमरण अनशन शुरू किया। मांग है कि मुख्यमंत्री उनके इलाज की व्यवस्था करें या इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार से मदद की अपील की है और पीड़ित से फोन पर बातचीत भी की। शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश के मुखिया थे तब उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की थी और लिखा था, बेटा मनीष, आपको और आपके परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं और पूरी मध्य प्रदेश सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आप सभी स्वस्थ जीवन का आनंद लें। लेकिन इसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे। फिर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभाली और मनीष को सरकार भूल गई। पीड़ित ने बताया कि उनकी रिपोर्ट विदेश से आ गई और वेदांत हॉस्पिटल से बुलावा आया है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि वह पहुंच पाए। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से मदद मांगी है और आमरण अनशन शुरू किया है। वहीं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए ट्विटर पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठे आश्वासन के कारण मनीष यादव आज अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। मनीष एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके इलाज का आश्वासन शिवराज जी ने दिया था, लेकिन दिल्ली जाने के बाद शिवराज जी अपना वादा भूल गए और प्रदेश सरकार ने भी मनीष को उसके हाल पर छोड़ दिया। पूरे मामले को लेकर गंभीर बीमारी से जूझ रहे मनीष यादव और त्योंथर एसडीएम संजय जैन से हमने बात की। देखिए, मांग हमारा है इलाज संबंधित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वादा किया गया था कि आपका इलाज और मध्य प्रदेश सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है। आपका इलाज जहां कहीं भी होगा, देश में विदेश में, ये मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। लेकिन 16 महीना बीत जाने के बाद आज तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का वादा पूरा नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस मामले को संज्ञान में लेकर के वो वादा पूरा करेंगे। और मैं आज त्योंथर तहसील के एसडीएम कोर्ट के सामने 25 सितंबर से मैं आमरण अनशन बैठा हूँ और मैं यह आमरण अनशन तब तक बैठूंगा जब तक सीएम साहब का आश्वासन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि उनसे मेरी चर्चा नहीं होती है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार हम लोगों को इलाज नहीं करवा सकती है तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें, क्योंकि इस जीवन से आहत हो चुके हैं। कितने लोग परिवार के सदस्य अंजाम देना? इसमें क्या है कि हम 3 भाई हैं और एक बहन है जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और मुझे सरकार से उम्मीद भी है, आशा भी है कि हमें, क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं, ये जीवन है, जीना चाहते हैं और हम लोगों के जीवन की रक्षा करे मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, यही मेरा निवेदन है। और अगर नहीं निवेदन स्वीकार करती है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मुझे वो भी स्वीकार रहेगा। ग्राम पंचायत अजोरा में एक परिवार है, यादव परिवार है। उसमें 4 बच्चे हैं उनके। उसमें चारों मतलब एक बहन और 3 भाइयों को आपस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी गंभीर बीमारी होती है। ये बीमारी से वो लोग पीड़ित हैं और जब ये मामला संज्ञान में आया तो
शासन ने उनकी मदद भी की है। पिछले साल मध्य प्रदेश शासन ने उनको वेदांता में दिल्ली में भेजा था इलाज के लिए। वहाँ पर उनकी जांच भी हुई है, उनको दवा भी मिली थी। उसके बाद इनका ये कहना है कि जांच रिपोर्ट कोई फॉरेन भेजी गई थी, वो जांच रिपोर्ट भी इनका कहना है कि वो आ गई है। अब वेदांता से इनके पास बार बार कॉल आता है कि आपको दिखाने आना है। तो चूँकि बीमारी गंभीर है, परिवार सामान्य परिवार है, इतना सक्षम नहीं है कि इतने 4 लोगों की बीमारी का पैसा वहन कर पाएंगे वो लोग। तो मध्य प्रदेश शासन ने पिछली बार भी प्रयास किया था। इनकी ये मांग है और ये लगातार कुछ समय से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो और मेरे माध्यम से भी माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। कलेक्टर महोदय ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए हैं शासन से लगातार, और उम्मीद है कि इसमें परिणाम जल्दी निकलेगा। और इनको जैसा कि ये चाह रहे हैं कि वेदांता में भेजा जाए इनका इलाज के लिए, और रिपोर्ट जो आ चुकी है उनका इसके आधार पर उनका कहना है। तो शासन स्तर से मेरे माध्यम से और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहे हैं। शासन स्तर पर बात भी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा और मनीष को पूरे परिवार सहित वेदांता में उनको इलाज के लिए भेजा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से अच्छे परिणाम मिलेंगे और वो जल्दी स्वस्थ होकर लौटेंगे। मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है और आपके परिवार के सभी सदस्यों का इलाज भारत में हो या विदेश में हो, कहीं भी होगा इसका इलाज मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी से कराएगी। लेकिन उनके सीएम हटने के बाद से हम लोग 16 महीना से यानी कि इलाज के बिना तड़प रहे हैं और हम लोग जूझ रहे हैं। सभी जिम्मेदार दफ्तर के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमारी आवाज सीएम तक पहुंचाई जाए, मोहन यादव जी तक, लेकिन सभी के तरफ से झूठा आश्वासन मिलता रहा या फिर भेजे हैं सीएम साहब संज्ञान में, कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये पता है कि रीवा शहर के सिरमौर चौराहा तानसेन परिसर के पीछे बनी बरसों पुरानी पानी की टंकी को नगर निगम प्रशासन द्वारा आज ढहा दिया गया। सिरमौर चौराहे में तानसेन परिसर के पीछे बनी पानी की जर्जर टंकी थी, जिसे आज नगर निगम प्रशासन ने सुबह 5:30 बजे ढहा दिया। इसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा इंजीनियर एवं विस्फोटक विशेषज्ञ डॉक्टर SB सरवटे को बुलाया गया था। आपको बता दें कि ये वही विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कई साल पहले सुभाष चौक के पास यादवेंद्र टावर के अतिक्रमण हिस्से को विस्फोट से गिराया था। ठीक उसी तरह कार्रवाई आज जर्जर टंकी को ढहाने के लिए की गई, लेकिन कहने के लिए टंकी जर्जर थी। विस्फोट के बावजूद एक बार में टंकी गिराई नहीं जा सकी। इसके बाद टीम को काफी कवायद करनी पड़ी और टंकी का मलबा नीचे गिराया गया और फिलहाल टंकी ढहा दी गई। कार्यवाही के दौरान सैकड़ों की संख्या में तमाशा देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हुए और दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करते रहे। ये सफलता तो मिलनी थी, सवाल इस बात का था कि जो साधन हमको चाहिए तो वो नहीं मिले। दूसरा मेन पार्ट हुआ कि आपके इसमें जो कॉलम हमको जो लग रहे थे उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, नहीं तो अदरवाइज़ ये पहले ही टूट जाना चाहिए था। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में देखते हुए पुरानी टंकी होने के कारण उसका पार्ट हम लोग उतना नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, लेकिन उसके हिसाब से टंकी ज़रूर जर्जर थी, लेकिन कुछ भाग उसका अच्छा था, तो वो पार्ट भी हमको तकलीफ देगी, उसी के कारण ये टूटा है। कोई जनहानि भी नहीं हुई? कोई जनहानि नहीं, आसपास में कुछ टूटा नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ नहीं, सभी कुछ सुरक्षित है। अब इसके बाद में काम बहुत आराम से हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा। शुभ नाम सर आपका? शरद सरवर। ये पूर्व सुधार न्यास द्वारा ये जो तानसेन कॉम्प्लेक्स में हमारे कार्यालय भवन है, फ्लैट है, इन सभी हितग्राहियों को जल प्रदाय के लिए बनाई गई थी और करीब 20-25 साल के लगभग इसमें जल प्रदाय हुआ। फिर ये तकनीकी रूप से थोड़ा सा ये लीकेज हुआ तो इससे तो सप्लाई बंद कर दिया गया करीब 11 साल पहले, और इस पूरे क्षेत्र में कोठी कंपाउंड की जो हमारी टंकियाँ हैं वहाँ से इसका जल प्रदाय हो रहा है और इसको ये निर्णय लिया गया कि ये चूँकि इसका उपयोग नहीं है तो इसको डिमोलिश किया जाए। तो आज ये हमारे तहसीलदार साहब महोदय, हमारे सहायक आयुक्त और पुलिस प्रशासन के सभी के सहयोग से, और ये हमारे जो इंदौर के सरवटे सर एक्सपर्ट हैं इनके द्वारा ही सब किया गया है और समय ज़रूर थोड़ा सा लग गया है। बाकी आप लोग तो सुबह से हैं, देख रहे हैं। क्या वजह थी विस्फोट होने के बाद भी टंकी का? इसका एक प्रोसेस होता है, वो आपको सरवटे सर बताएंगे। और क्योंकि उन्होंने जो विस्फोटक लगाया था वो उनका सक्सेस था,
सेकंड स्टेप में जो उनको करना था वो अभी थोड़ा सा आप उनसे भी ले सकते हैं। ये हाइड्रा की व्यवस्था कहाँ से की गई थी? IT कितना नगर समय निगम लग द्वारा गया? की गई है, नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा। तो इसके हाइड्रा नगर निगम के पास इस तरह के उपलब्ध हैं कि नहीं नहीं, है? हमारे पास JCB है, हाइड्रा नहीं है। ये रेंट से मंगाया गया है, जो कि जनहित में तुरंत इसका डिस्पोज करना जरूरत था, इससे मंगाया गया है। कोई जनहानि भी नहीं हुई है? कोई जनहानि, अब आप लोग तो यहाँ मौजूद हैं, कुछ नहीं, और पूरा जिला पुलिस प्रशासन के विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज स्थानीय वेंकट भवन में जिला पुरातत्व पर्यटन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय वेंकट भवन में जिला कलेक्टर प्रतिभा पॉल की उपस्थिति में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विंध्य क्षेत्र के पर्यटन के संबंध में उपस्थित छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि विंध्य पर्वतमाला पर्यटन स्थलों का खजाना है। यहाँ धार्मिक स्थलों के अलावा कई पुरातात्विक स्थल हैं जो विश्व में विंध्य क्षेत्र को एक अलग पहचान देते हैं। अमरकंटक से लेकर चित्रकूट, रमणीक स्थल, सोन और बनास नदियों के सुनहरे संगम सहित ऐसे सैकड़ों पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कटरा स्थित मौजूद ईसा पूर्व के मौर्यकालीन स्तूप आज भी देश विदेश में जाने जाते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मुकेश अंगल ने बताया कि बघेल राजवंश के पूर्व महाराजाओं द्वारा निर्मित प्रदेश की सुंदरतम गोविंदगढ़ झील दर्शनीय है। विंध्य क्षेत्र में पर्यटन की अकूत संभावनाएं मौजूद होने के बावजूद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार न होने के कारण आज बिना क्षेत्र का पर्यटन विश्व के पर्यटन से काफी दूर है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर हमने कलेक्टर प्रतिभा पॉल से बात की। रीवा पर्यटन टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, प्रत्येक जिले की अपनी विशेषताएं होती हैं। रीवा की अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक तीनों तरीके के टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। हम लोगों ने आज ये चर्चा भी की है और आने वाला जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसमें भी हम लोग जो रीवा की टूरिज्म संभावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे और जो अपने यहाँ के टूरिज्म के स्थल हैं उनमें किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाए, इस संबंध में भी अधिकतर कई सारे अपने जो टूरिज्म के डेस्टिनेशन हैं वो वन विभाग के साथ में भी वन विभाग उनमें लगातार काम भी कर रहा है। तो इस तरीके से समन्वित प्रयासों से और इनको कितना बेहतर बनाया जाए, इस पर हम लोग कार्रवाई। मैम, जहाँ कार्यशाला ये वेंकट भवन में आयोजित की गई है, इसको जीवंत रखने के लिए क्या विशेष प्रयास है? वेंकट भवन के लिए अभी ये स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में है जो उनका इसका रखरखाव करते हैं। हम लोगों ने अभी एक प्रस्ताव टूरिज्म डिपार्टमेंट को भेजा है कि इसका उपयोग टूरिज्म, जैसे भोपाल में मिंटो हॉल एक तैयार किया गया है, उसी तर्ज पर इसकी भी तैयारी की जा सकती है। तो ऐसा एक प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है और उम्मीद है कि इसी तर्ज पर उस प्रस्ताव को भी सहमति मिलेगी और ये वेंकट भवन का भी उपयोग और बेहतर रखरखाव। रीवा की एक और बेटी ने विंध्य का नाम रोशन किया है। लभौली की रहने वाली दीप्ति सिंह का मध्य प्रदेश की अंडर 19 टीम में चयन हुआ है। रीवा और विंध्य एक बार फिर गौरवान्वित हुआ। मध्य प्रदेश की अंडर 19 टीम में रीवा के एक छोटे से गांव लभौली के रहने वाली दीप्ति सिंह का चयन मीडियम प्रेशर बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर हुआ है। दीप्ति क्रिकेट जगत के लेजेंड खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को अपना आदर्श मानती हैं। उनकी माता प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और पिता किसान हैं। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया तो गांव वालों ने इस तरह की बातें की, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग दुनिया की परवाह न करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत करते हुए और नतीजा ये रहा कि आज विंध्य से इकलौती महिला क्रिकेटर के तौर पर उनका अंडर 19 में चयन हुआ, जहां वो बॉल और बल्ले दोनों से विरोधी टीम को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहाँ चयन हुआ है और कहाँ से हैं आप, पूरी बात बताएं। मेरा चयन अंडर 19 MB टीम में हुआ है, बोर्ड टीम में हुआ है और मैं रीवा से हूँ और मेरा गांव लभौली पड़ता है। तो कैसे सोचा महिलाओं को लेकर, क्रिकेट के लेकर कैसे, पहले तो चुनौतियाँ रही होंगी? हाँ, गांव में भैया लोग के साथ खेलती थी। फिर स्टार्टिंग स्कूलिंग 9 से रीवा पे स्टार्ट किया। तो वहाँ पे पापा ने एकेडमी का पता किया कि हाँ बच्ची खेलती है, इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे पता किया। तो फिर वहाँ पे एकेडमी में एडमिशन लिया, तो वहाँ से स्टार्टिंग किया। 2022 अप्रैल से स्टार्ट किया था। काफ़ी समय हुआ। अब आगे कहाँ जाएंगी, कहाँ खेलेंगे? अभी हमारी टीम रांची के लिए निकलेगी 28 को। हमारा पहला मैच मुंबई से है।
T20 मैच है हमारा। तो विंध्य और रीवा में जिस तरह महिलाओं को लेकर क्रिकेट का रुझान बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो गर्ल्स और बॉयज़ में इतना नहीं था, बॉयज़ को ज़्यादा रहता था, बॉयज़ काफ़ी आते थे, लेकिन गर्ल्स में इतना नहीं है, अभी भी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बच्चियाँ भी आने लग गई, उनकी फैमिली ला के एडमिशन कराने लग गए। तो एक चीज़ हमें खुशी भी मिलती है कि हाँ, गर्ल्स रीवा में भी प्रमोट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेल रही है। तो इस चीज़ है, क्या कहेंगे उन लोगों को जो क्रिकेट के प्रति रुझान दिखा रहे हैं? ये कि हार्ड वर्क करो, अच्छा करो, सफलता तो मिलती है। आप किसे मानती हैं? आप हम राहुल द्रविड़ सर को मानते हैं, राहुल द्रविड़ उनसे इंस्पायर हूँ। किस तरह चयन हुआ है, जिस तरह दीप्ति का और महिलाओं को क्रिकेट के लेकर कैसा रुझान देखने को मिला है? देखिए, अच्छी बात है कि दीप्ति का चयन मध्य प्रदेश अंडर 19 टीम में हुआ है। निश्चित है, दीप्ति के खेलने से अभी जो बाकी लड़कियां होंगी वो इंस्पायर होगी और आगे खेलने के लिए प्रेरित होंगी, उनके पेरेंट्स प्रेरित होंगे कि लेके लाए। मेन सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि फैमिली का, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है तभी आप अच्छा खेल सकते हो। फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो उसके सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं करते, क्योंकि प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर प्रैक्टिस करना, ये सब एक फैमिली के द्वारा ही हो सकता है संभव। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं हो सकता। तो रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे? नहीं, रुझान तो बिल्कुल बढ़ रहा है, अभी उतना नहीं है जितना जैसे बड़े शहरों में जब देखता हूँ, दिल्ली मुंबई में उतना नहीं है अभी रीवा में। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चाकघाट में प्रशासनिक अमले और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ब्लैक सिलेंडर बेचने वाले व्यापारियों की यहां कार्यवाही की है। एसडीएम चाकघाट ने बताया कि चाकघाट में प्रशासनिक अमला, खाद्य विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही के दौरान दुकान में ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे थे, जिसमें सभी कंपनियों के सिलेंडर पाए गए। कुल 44 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 2 व्यापारी राजेंद्र केसरवानी और विनीत केसरवानी के यहाँ कार्यवाही हुई। दोनों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। वहीं गैस एजेंसी कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका पर भी नजर बनाए हुए हैं। ये सुबह मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी, तो हमने एक टीम बना के, जिसमें मैं स्वयं एसडीएम त्योंथर और हमारे जेएसओ फूड इंस्पेक्टर और पुलिस प्रशासन को लेकर हमने यहाँ पे कार्रवाई की है। सूचना पे हम लोगों ने यहाँ पे राजेंद्र केसरवानी यहाँ पे चाकघाट में है, चंद्रपुर रोड पे रहते हैं, और दूसरे विनीत केसरवानी, इनके यहाँ दबिश दी। दबिश में राजेंद्र केसरवानी के यहाँ 32 सिलेंडर मिले हैं, जिसमें HP कंपनी, भारत कंपनी, इंडियन कंपनी के सभी कंपनियों के सिलेंडर हैं इनके पास। और विनीत केसरवानी के यहाँ कितने हैं? 12 सिलेंडर मिले हैं, जिसमें इंडियन कंपनी के और भारत कंपनी दोनों के हैं। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जब्ती कार्रवाई की जा रही है। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, मेन मार्केट है। इस तरह का जो सिलेंडर का व्यापार करते हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि इस तरह का व्यापार अवैध गतिविधियों में आता है।
ये आपराधिक कार्य होते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यापक पैमाने पर जन हानि हो सकती है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि इस तरह के आपराधिक कृत्य ना करें। यहाँ पे एजेंसियाँ भी हैं, लोगों से भी अपील है कि आप डायरेक्ट एजेंसी में जाके सिलेंडर प्राप्त करें। एजेंसी का एक क्राइटेरिया रहता है, वो रिहायशी इलाके से दूर रहते हैं। इस तरह की घटना, उनके पास इंतज़ाम रहते हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो वो ट्रेंडर लोग रहते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रिहायशी इलाके में इस तरह की आप अवैधानिक रूप से सिलेंडर बेच रहे हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है, इससे जान माल को नुकसान होता है। इसलिए ऐसे कृत्य ना करें और लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इस तरह की अगर कोई और भी लोग शहर में इस तरह के कोई सिलेंडर बेच रहे हैं तो अवगत कराएं, नियमानुसार कार्रवाई। बीती रात अस्पताल चौराहे में 2 युवकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बीती रात अस्पताल चौराहे में 2 युवकों के साथ दर्जन भर की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल चौराहे में कार में सवार जितेंद्र तिवारी को बुरी तरह पीटा गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवती भी बुरी तरह से उसे मार रही है। दरअसल इस युवती ने युवक के ऊपर छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि वह पत्रकार है और उसने शराब तस्करों के खिलाफ न्यूज चलाई थी, जिस वजह से उनके साथ मारपीट की गई, जबकि युवती उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा रही है। दोनों ही पक्ष अमैया थाने पहुंचे, जिनकी शिकायत दर्ज कर ली गई और अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। मैं जितेंद्र तिवारी रीवा में ANB न्यूज चैनल सैटेलाइट में काम कर रहा हूँ और कुछ दिनों से मैं कोयले तस्करी को लेकर के खबर कवर कर रहा था। और कल लगभग शाम को 7:30-8 बजे के समीप में हॉस्पिटल गेट के पास अपनी कार लगाए बैठा हुआ था। कार में उसी दरमियान लगभग 10 से 12 की संख्या में कुछ लोग थे जो धुबिया रंग की हरिजन बस्ती से थे, तस्कर ही थे और उनके साथ में 2 महिलाएं थी। वो महिलाएं ऐसी थी जिनके विरुद्ध पुलिस से कोयले तस्करी के कई मामले दर्ज थे, काफ़ी बदनामशुदा महिलाएं हैं। उन लोगों ने मारपीट की घटना को वहाँ पे तत्काल मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, ना कुछ बातचीत की ना कुछ किए और सीधे मुझे मारपीट करने लगे। मेरे साथ जो लड़का राहुल मिश्रा था उसके साथ भी मारपीट की, मोबाइल फ़ोन पैसा जो कुछ भी सारी चीज़ें उन्होंने लूट किया, जिसकी शिकायत मैंने तत्काल अमेठी थाना प्रभारी को दिया। ये थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई के लिए उनके घरों पर दबिश दी। जैसे इसकी खबर अपराधियों को लगी तो उन्होंने भी तत्काल 2 नाबालिग लड़कियों को भी थाने में खड़ा कर, जिनको मैंने जानता हूँ ना मुझे जानती हैं, लेकिन उन लड़कों को एकदम प्रेरित तरीके से थाने में खड़ा कर दिया गया कि मैं उनके साथ छेड़छाड़ किया हूँ। जबकि घटना जहाँ पे हुई थी वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। CCTV फुटेज पुलिस निकाल के पूरे साक्ष्य के आधार पर काम कर सकती है कि मैंने क्या किया है। और देखा जाए तो पूरा रंजिशन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कोई पुलिस तस्करी की खबर कवर कर रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में एक पत्रकार भी इन्वॉल्व है। पूरी साजिश का रचयिता करता पूरा वो पत्रकार था, जिसने उन तस्करों को मेरी लोकेशन बताई, मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और उसको पूरा ब्रीफ किया कि कैसे कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जब वो मेरे पास आए तो कैमरे उनके खुले हुए थे, मारपीट के लिए मारपीट हो रही थी और कैमरे उनका एक फोटोग्राफर भी साथ में लाए थे। गए थे संजय गांधी हॉस्पिटल अपने भाई को देखने। हमारा भाई 1 नंबर में भर्ती है। वहाँ पे हम गए थे तो एक काली कार में एक लड़का था, उसके साथ एक और लड़का था। वो हमको बुलाया, हम गए उसके पास तो हमको पकड़ के कार में खींचने लगा। और जब हम कार के अंदर खींचने लगा मेरे को, तो मेरी छोटी बहन थी मेरे साथ, मेरी बुआ की लड़की वो भी थी, तो वो मौसी लोग को फ़ोन लगाई। उतने में मौसी लोग आई तो मौसी लोग से भी बदतमीजी करने लगा। अपने कार में ही था, कार से बाहर नहीं उतरा, वहीं पे बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज देने लगा। और जब गाली गलौज देने लगा तो हम लोग चिल्लाने के मतलब छेड़खानी कर रहा, तो वहाँ पे जितने लोग थे सब इकट्ठा होकर फिर उसको मारने लगे। इतने में ये थाने गया, वो बोला कि वो मेरे साथ लूट हुई है, मेरा फ़ोन छीन लिया गया है। जब हम लोग थाने पहुँचे, हम लोग से बयान लिया गया। उसको FIR नहीं हुई है, अभी आवेदन बस लिया गया है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हम लोग के ऊपर ही वो कर रहे थे। और उसके बाद जब वो हम ही लोग से वो आवेदन लिखवाए हैं, हम ही लोग आवेदन लिखे हैं, पूरा सब लिख के वो किए हैं। और जो बंदा था उसका नाम था जीतू पत्रकार करके नाम था, वो था और एक लड़का और था, ये लोग थे। और पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आवेदन लेके हम लोग को घर भेज दिए, बोले कि कल आना तुम। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिरमौर स्थित वेयरहाउस में 96,000 क्विंटल अनाधिकृत चावल रखने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में संबंधित कर्मचारी में अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की गई। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कलेक्टर प्रतिभा पॉल का, आप खुद सुनिए। एक अपने यहाँ जो मिलर्स के द्वारा अनधिकृत तरीके से चावल गोदाम में जमा कराया गया था, इसके संबंध में एमडी नारायण साहब की तरफ से भी एक जांच दल बना था। उस जांच दल ने भी अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, उसमें जो संबंधित मिलर्स थे जिनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, उनको नोटिस जारी किए गए और उनका जवाब लिया गया। उसके पश्चात इसमें यह पाया गया कि संबंधित मिलर्स ने अनाधिकृत तरीके से वो चावल जो है वो वेयरहाउस में जमा कराया था। इसी संबंध में एक जांच टीम जिला स्तर से भी गठित की गई थी, जिसमें जिला खाद्य अधिकारी, आपूर्ति निगम के जिलाधिकारी और वेयरहाउस के जिलाधिकारी, तीनों लोगों की टीम बनाई गई थी। इस टीम ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, प्रथम दृष्टया उसमें 3 पॉइंट परिलक्षित हुए हैं कि लगभग अपने यहाँ 96,000 कुंटल के आसपास का जो धान था, चावल था मिलिंग के बाद का, वो वेयरहाउस में जमा कराया गया और वो जिस चिट्ठी के थ्रू जमा कराया गया था वो चिट्ठी गलत तरीके से जारी की गई थी। तो संबंधित जो अधिकारी थे लक्ष्मण अहिरवार, उनके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। इसी चिट्ठी को जारी कराने में एक मिलर की भूमिका भी सामने आई थी, तो उनको भी इस FIR में सह आरोपी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी संज्ञान में आया, जो सिरमौर के वेयरहाउस के प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी हैं, उनके द्वारा भी इसमें लापरवाही बरती गई, तो उनको निलंबित किया गया है, उनकी विभागीय जांच संस्थित की गई है। इसी प्रकार वेयरहाउस के 2 और कर्मचारी हैं जिनको भी निलंबित किया जाकर उनकी भी विभागीय जांच संस्थित की गई है। तो इस प्रकार से, और जो टोटल चावल था वो चावल जब्त किया गया है। जब्ती के बाद वो चावल अभी हमारे वेयरहाउस में अभी रक्षा में है। तो इस संबंध में जो आज जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, इसकी आगामी कार्रवाई के लिए हम लोग इसको MD नान को भी प्रतिवेदित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।